Good evening, class. So we were talking about mineral nutrition. Mineral nutrition in plants के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. हाँ हाँ, जो आपका कॉमन टेस्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है. ठीक है, एक तो आपको दिखाई पड़ रहा है सेल बायोलॉजी. ठीक है, अच्छा, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट डू मीन बाय साइटोलॉजी? Cytology is the study of cytoplasm, cell. Cytology is the study of cell. And cell biology, ये भी study of cell. कोई अंतर है इसमें? फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है. अच्छा, और साइटोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है? Cytology is the study of structure and function of cell, whereas cell biology is the study of structure and function and reproduction of cell. Now, when I'm saying reproduction of cells, that means cell division. So cell biology is also including cell division. तो यहां पर सेल डिवीजन भी इंक्लूडेड है. तो अगर आपसे कहा गया सेल बायोलॉजी आ रही है, इसका मतलब कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, दूसरा पार्ट है प्लांट डाइवर्सिटी. ठीक है, और प्लांट डाइवर्सिटी की स्टार्टिंग होती है लिविंग वर्ल्ड से. लिविंग वर्ल्ड के अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, ये तीन चैप्टर्स आते हैं प्लांट डाइवर्सिटी के अंतर्गत. ठीक है, तो कायदे से तो तीन ही चैप्टर आने चाहिए. अब यहाँ पर कुछ ऐसे, क्योंकि ये कॉमन टेस्ट है तो सभी बैचेस का एक साथ हो रहा है, और कुछ बैचेस में अभी डाइवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई है. तो कुछ बैचेस ऐसे हैं जिसमें डाइवर्सिटी टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट हो गई है, तो इसीलिए एक पेपर बनाया गया जिसमें कि टेरिडोफाइटा तक का पार्ट आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. तो बिगिनिंग से मतलब कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर टेरिडोफाइटा तक का पार्ट आ रहा है. ठीक है, कुछ ऐसे भी बैचेस हैं जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी मोनेरा तक कंप्लीट हुई है, तो उसमें स्टार्टिंग से लेकर के मोनेरा तक का पार्ट आ रहा है. ठीक है, और किस्मत से आप लोग उस ग्रुप में आ गए जिसमें मोनेरा तक का पार्ट आ रहा है. तो यहां पर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टिल मोनेरा, इंक्लूडिंग मोनेरा, मतलब प्रोटिस्टा नहीं आ रहा है, फंजाई नहीं आ रहा है, प्लांट किंगडम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा. ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं. चलिए, पहले कैसे पता चलता है, तो वेट कर रहे थे कहां तक कंप्लीट हो पाएगा. ठीक है, तो जहां तक फिर उन बैचेस में कंप्लीट हुआ, क्योंकि कॉमन पेपर आ रहा है, तो ठीक है साहब. चलिए, अच्छा, हाँ, दोनों चैप्टर्स आएंगे उसमें. ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में. और मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें हमने देखा कि प्लांट्स में कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. इस बात का पता लगाने के लिए क्या किया गया? इस बात का पता लगाने के लिए आपने एक फ्रेश प्लांट पार्ट को ले लिया, पूरे तरीके से ड्राई आउट कर दिया, वाटर बाहर निकल गया, क्या बचा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स. फिर आपने क्या किया? इसको बर्न कर दिया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा. जब आप बर्न करेंगे तो क्या निकल जाएगा यहां से? ठीक है, ऐश बचेगा, और क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल गए. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल गए, ऐश बचा, तो ऐश में क्या बचा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचे. तो अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचे रह गए, इनकी पूरी लिस्ट आ गई. अब ये प्रेजेंट तो है, लेकिन इनमें से एसेंशियल कितने हैं? तो इसका पता लगाने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए? जूलियस वॉन सैश. जूलियस वॉन सैश ने कौन सा apparatus दिया? हाइड्रोफोनिक्स. हाइड्रोफोनिक्स का मतलब सॉइल लेस कल्चर. तो सॉइल लेस कल्चर का मतलब कि वाटर के कंटेनर के अंदर मिनरल्स के साथ में प्लांट को ग्रो किया जा रहा है. ठीक है, और यहीं से निकल करके आए 17 एसेंशियल एलिमेंट. यहीं पर पता चला कि कितने एसेंशियल हैं? 17 एसेंशियल एलिमेंट है. एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया, कितने क्राइटेरियाज होते हैं? 3 क्राइटेरियाज होते हैं. पहला क्राइटेरिया क्या होता है? कि द एलिमेंट दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, मतलब फ्लावरिंग के लिए जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. सीड सेटिंग के लिए जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए.
लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तब उसको हम क्या मानेंगे? एसेंशियल। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एसेंशियल एलिमेंट है। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? कि मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसको आप एसेंशियल एलिमेंट। चलिए, तो ये तीन क्राइटेरिया हमने देखे एसेंशियलिटी के लिए, और पता चला कि यहां पर 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं। कौन से 17 एलिमेंट्स? सी हॉपकिंस, कैफे, क्लोजिंग, मॉब, कमिंग विद नाइफ एंड मशीन गन। अब इसमें माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स भी और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स भी है। तो माइक्रो वो जो कम चाहिए, मैक्रो वो जो ज्यादा चाहिए। कितने कम कितने ज्यादा? 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से कम अगर चाहिए तो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट, और अगर 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा चाहिए तो मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये माइक्रो और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा 17 का ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। इसमें मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट कहां से कहां तक? कार्बन से लेकर के कैल्शियम, इंक्लूडिंग मशीन गन, ठीक है। और बाकी बचे हुए यहां पर क्या हो जाएंगे? माइक्रो, आयरन से लेकर के आप देख रहे हैं, ठीक है, बोरॉन वगैरह तक, ठीक है, निकल तक, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रो हो जाएंगे। अब ओवरऑल अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। और माइक्रो में सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए? आयरन चाहिए। सबसे कम कौन सा चाहिए? मोलिब्डेनम चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि इन एलिमेंट्स का कुछ क्लासिफिकेशन भी किया गया है, इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर कहा जाए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में किसका नाम आ जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कौन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेटर, जैसे कि एमजी, एमजी किसका एक्टिवेटर है? रेस्पिरेशन के एंजाइम्स का और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स का। जिंक किसका एक्टिवेटर है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का है। मोलिब्डेनम किसका एक्टिवेटर है? नाइट्रोजनेज का एक्टिवेटर है, ठीक है। फिर आपसे कहा जाए एनर्जी रिलेटेड, तो एनर्जी रिलेटेड कौन कौन से हो जाते हैं? फास्फोरस है और मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि जो भी एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है, ये तो एसेंशियल एलिमेंट हो गए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कहा जाता है बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल में और एसेंशियल में क्या अंतर है? जो सबको चाहिए वो है एसेंशियल, लेकिन जो कुछ को चाहिए वो हो जाता है बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम किसके लिए बेनिफिशियल है? एट्रिप्लेक्स के लिए। कोबाल्ट किसके लिए है? लेगुमिनस प्लांट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपसे कहा जाए सिलिकॉन किसके लिए हो जाएगा? ग्रासेस के लिए। सिलेनियम किसके लिए हो जाएगा? और गोल्ड किसके लिए हो जाएगा? मस्टर्ड और इक्विसिटम के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहां पर रोल ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। जैसे आपसे कहा जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉन मिनरल एलिमेंट्स, क्योंकि बाकी सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं? आयनिक फॉर्म, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। लेकिन इनको आप नॉन आयनिक फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, ठीक है। आपसे कहा जाए फॉस्फोरस कहां दिखाई पड़ता है? कहां होता है फॉस्फोरस? एटीपी में और फॉस्फोलिपिड्स में। आपसे कहा जाए सल्फर कहां दिखाई पड़ेगा? दो अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से? सिस्टीन और मिथियोनिन में, ठीक है। इसके अलावा कुछ विटामिन में है, कौन कौन से विटामिन में है? थियामिन में है, ठीक है, बायोटिन में है, और कोएंजाइम ए में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपसे कहा जाए कैल्शियम, कैल्शियम कहां प्रेजेंट है? मिडिल लैमेला में। कौन सी चीज? सीमेंटिंग मटेरियल, कौन सा? कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम और कहां दिखाई पड़ता है? ठीक है, सेल की परमेबिलिटी बढ़ाता है। इवन ये क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी भी बढ़ा सकता है, ठीक है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसी में कि इट कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम। कैल्शियम में इट कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम एंड हेल्प्स इन
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। तो देखिए कहीं कहीं रोल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो ये रोल हो जाता है कैल्शियम का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आयरन, आयरन क्या काम करता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन करता है पेरोक्सीडेज का, कैटालेज का, एकोनिडेज का, प्लस ईटीएस में इसका रोल आता है, फेरेडॉक्सिन का पार्ट है, साइटोक्रोम का पार्ट है। किस फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाएगा, फेरिक की फरस, फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्व होता है। आयरन के बाद में अगर हम बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन यहां पर क्या प्रेजेंट, ठीक है, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है, कैटायन आयन बैलेंस करेगा। और दूसरा रोल क्या, ऑक्सीजन को रिलीज करवाने में मदद करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन में। हालांकि इससे बड़ा रोल किसका होता है, एमएन का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जिंक की बात करें तो किसको एक्टिवेट कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और एक हार्मोन की बायोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में इसका रोल आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम का रोल किसमें है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में है, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में है, कैल्शियम अपटेक में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे रोल किसके हो जाते हैं, मोलिब्डेनम के हो जाते हैं। कॉपर कहां पर प्रेजेंट है, ईटीएस में, ईटीएस में आपको दिखाई पड़ता है। और एमएन, एमएन क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज में मेन रोल किसका होता है, एमएन का होता है, ठीक है। निकल, निकल किसको एक्टिवेट करता है, यूरियस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और एमजी, एमजी के तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के। प्लस साथ में आपको दिखाई पड़ेगा क्लोरोफिल के सेंटर में प्रेजेंट है। और राइबोसोम के सबयूनिट्स को जोड़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये सबके रोल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में, कि अगर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे पहुंच जाते हैं सॉइल में, तो इनसे संबंधित कुछ सिम्टम्स प्लांट में दिखाई पड़ते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस भी दिखाई पड़ती हैं। और आमतौर पर 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बार बार नीचे पहुंच जाते हैं, उनको आप कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एनपीके, ठीक है। इसीलिए आपको दिखाई पड़ता है फर्टिलाइजर्स के बैग पर लिखा रहता है एनपीके, ठीक है। तो डेफिशिएंसी की डिजीज के बारे में बात चल रही थी, और यहां पर 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, एक तो मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है। मोटाइल एलिमेंट्स वो हैं जो कि मूव किए जा सकते हैं, और नॉन मोटाइल वो हैं जो कि स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स आप मूव करवा सकते हैं वो हो जाएंगे मोटाइल। अब आज की डेट में अगर मोटाइल एलिमेंट की कमी हो जाती है सॉइल में, तो वो जो ओल्ड पार्ट्स हैं प्लांट के, वहां से निकाल करके यंग पार्ट में पहुंचा दिया जाएगा कि नहीं, तो यंग पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ओल्ड पार्ट में इसके पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे, यंग पार्ट में ओल्ड पार्ट्स पहले दिखाई पड़ेंगे। और इसी का ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है आपको नॉन मोटाइल एलिमेंट्स, जैसे कैल्शियम। तो कैल्शियम स्ट्रक्चर में फंस चुका है, आज की डेट में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है सॉइल में, तो ऐसे में उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग पार्ट्स में पहले नजर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीजेस में सबसे पहला आपने पढ़ा था क्लोरोसिस, नहीं पढ़ा था, चलिए हेडिंग डालिए डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज में सबसे पहला नाम लिखिए क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस में क्या होता है, येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है। प्लांट पार्ट्स कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक किससे रिलेटेड है, क्लोरीन से, किससे रिलेटेड है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है। तो क्लोरोफिल अगर हट जाएगा, ठीक है, क्लोरोफिल अगर टूटेगा, तो नीचे दबा हुआ कैरोटीनॉइड का पीला रंग आपको दिखाई पड़ने लगेगा। और क्लोरीन गैस का भी रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्लोरोसिस, ठीक है। तो कई प्लांट के भाग पीले दिखाई पड़ने लग जाते हैं, कई बार लीव्स में क्लोरोसिस दिखाई पड़ती है, कई बार वेन्स में क्लोरोसिस दिखाई पड़ती है, वेन्स पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर वेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस, लीफ में क्लोरोसिस, इस तरीके से यहां पर ये टर्म यूज किया जाता है। ये संबंधित है क्लोरोफिल के ना फॉर्म होने की वजह से येलो कलर का दिखना, ठीक है। और ये किन किन एलिमेंट्स की कमी की वजह से होता है,
तो यहां पर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। कौन कौन से एलिमेंट्स की कमी की वजह से होता है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैंगनीज और मैग्नीशियम। इनकी कमी की वजह से क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, और इसको कैसे याद करेंगे, मॉन्क्स। ठीक है, मॉन्क, कभी आप ऐसे चैनल देखते हैं, आध्यात्मिक चैनल, ठीक है, जैसे, ठीक है, आस्था चैनल, ये ठीक है, या फिर साधना चैनल, ऐसे कई सारे चैनल आते रहते हैं। तो उनको आप देखते हैं तो उसमें साधु संत लोग बोलते रहते हैं, साधु संत मतलब मॉन्क। ठीक है, तो यहां पर मॉन्क्स यूज्ड येलो फरारी टू गो टू जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली में है, टू गो टू जंतर मंतर वाया एमजी रोड। ठीक है, तो मॉन्क्स ने यहां पर येलो फरारी से कहां जा रहे हैं, जंतर मंतर, कहां होते हुए, एमजी रोड होते हुए। ठीक है, तो यहां पर येलो फरारी क्यों ली गई है, रेड फरारी भी ले सकते थे, क्योंकि इस ट्रिक में ही मेंशन्ड है कि ये ट्रिक किस चीज की है, ये क्लोरोसिस की ट्रिक है। और क्लोरोसिस में कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। कई बार आपको ट्रिक्स तो याद हो जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कहां यूज करनी थी। तो इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि ट्रिक कहां की है, क्लोरोसिस की। ठीक है, क्लियर। Monks used yellow Ferrari to go to जंतर मंतर via MG रोड। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आती है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ। अब कई बार आपको दिखाई पड़ता है प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, लीव्स है या फ्रूट्स हैं, उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, हार्ड। तो ये जो डिजीज है इसको कहा जाता है नेक्रोसिस। और ये किन एलिमेंट्स की कमी की वजह से होती है, ये होती है कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन केमिकल्स की कमी की वजह से नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ हो जाती है। और सेल डेथ होने पर ब्राउन स्पॉट्स इस टाइप के पड़ जाते हैं, हार्ड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज है नेक्रोसिस। काकू किल्ड काकी टू ईट मैगी। भलाई का जमाना नहीं रह गया, काकी कोई निपटा दिया है मैगी खाने के लिए। तो किल्ड, किल्ड मतलब डेथ। ठीक है, तो ये ट्रिक किससे संबंधित है, डेथ से संबंधित। देखिए ट्रिक्स में मेंशन्ड है, इनमें मेंशन्ड की कहां के लिए है, थर्ड। क्या, काकू किल्ड काकी टू ईट मैगी। किल्ड, किल्ड मतलब डेथ, डेथ। ठीक है, मैगी को किल थोड़ी ना किया। हाँ, नहीं हो पाता। तीसरी डिजीज आती है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल्स डिवाइड नहीं कर पा रहे, अगर सेल्स डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ वगैरह प्लांट्स में नहीं हो पाती, सेल्स डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये भी कुछ एलिमेंट्स की कमी की वजह से होता है। तो किन एलिमेंट्स की कमी की वजह से होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। इन एलिमेंट्स की कमी की वजह से इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाता है, सेल्स डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप जब ऐसे चैनल्स देखते हैं, सत्संग वाले चैनल्स आप देख रहे हैं, साधु लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपस में भाईचारा से मिल करके रहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करिए, या डिवाइड करवाने की बातें करते हैं कि अलग अलग डिवाइड कर दो, ऐसा ऐसे कहते हैं क्या, नहीं। तो मॉन्क्स नेवर डिवाइड पीपल। ठीक है, मॉन्क्स यहाँ पर लोगों को बांटने की बात नहीं करते हैं, मतलब कि बंटवारे को रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन की बात करी गई है कि मतलब सेल डिवीजन को रोक रहा है। ठीक है, तो इनका संबंध किसके साथ में है, डिवीजन को रोकने के साथ में। ठीक है, फिर एक और डिजीज आती है डिले इन फ्लावरिंग। अलग अलग प्लांट्स की लाइफ साइकिल अलग अलग समय के लिए होती है। कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, कुछ बाइनियल होते हैं, कुछ पेरिनियल होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं।
काफी लंबी लाइफ होती है उनकी। तो इनकी लाइफ में एक खास समय पर जाकर के फ्लावरिंग होती है। पहले तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसके बाद में जाकर के फ्लावरिंग होगी। तो जिस समय पर फ्लावरिंग होनी है उस निश्चित समय पर फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ एलिमेंट्स की कमी की वजह से उस समय पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, फ्लावरिंग में डिले हो जाता है। तो फ्लावरिंग में डिले किस एलिमेंट की कमी की वजह से होता है? ये होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर। इन एलिमेंट्स की कमी की वजह से फ्लावरिंग में क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ठीक है, प्लांट ने क्या देख लिया? मॉन्स्टर। और मॉन्स्टर देख करके वो इतना डर गया कि फ्लावरिंग करना भूल गया। तो ये सभी ट्रिक्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को भी समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? सौम्यदीप, हर्षित? चलिए, हो गया? ये वाला पार्ट इधर हो गया। चलिए, ये तो बात हो गई कि अगर कोई एलिमेंट कम है तो क्या होगा। अगर कमी है तो डेफिशिएंसी डिजीज है। क्या हो अगर कोई एलिमेंट बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए? तो अगर कोई एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, ऐसे में होता है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? विषैलापन। ठीक है, तो क्या चीज विष है? विषाक्तता क्या होती? जहर क्या होता है? जहर मतलब पॉइजन। जो चीज एक्सेस में है, जो चीज एक्सेस में है वो चीज जहर है। जैसे शुगर हमको खानी है, लेकिन सुबह शाम शुगर ही शुगर 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 खिलाई जाए, तो ऐसे में शुगर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि एक लिमिट के बाद वही शुगर जहर का काम करने लगेगी। सॉल्ट में चाहिए, लेकिन अगर हम सॉल्ट ही सॉल्ट खाते चले जाए तो एक लिमिट के बाद वो भी जहर का काम करेगा। तो इसका मतलब ये है, जो चीज अत्यधिक मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा यूज की जाएगी वो क्या बन जाएगी? टॉक्सिक बन जाएगी। आमतौर पे ये टर्म यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जिनका बहुत कम अमाउंट भी टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए आमतौर पे इनको यूज करते हैं। अब प्लांट्स के केस में टॉक्सिसिटी का जो केस है वो किसके साथ संबंधित है? मिनरल एलिमेंट्स के ज्यादा अमाउंट के साथ में संबंधित है। इसके बारे में लिखिए। If mineral elements are present, अच्छा, if mineral elements are present in excess amount in soil, in excess amount in soil, then it will cause decrease of 10% in dry weight of plant. This phenomena is called toxicity. This phenomena is called toxicity. ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? टॉक्सिसिटी कहा जाता है। अगर कोई एलिमेंट जरूरत से ज्यादा मात्रा में सॉइल में प्रेजेंट होगा तो उसके कारण क्या हो सकता है? प्लांट के ड्राई वेट में 10% की कमी आ सकती है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है एमएन टॉक्सिसिटी का। एमएन टॉक्सिसिटी कहने का मतलब कि एमएन का जो लेवल है
वो यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो रही है। सो दिस इज द केस ऑफ एमएन टॉक्सिसिटी, ठीक है। एमएन टॉक्सिसिटी की वजह से होता क्या है, एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम प्लांट में नजर आता है। तो इसमें लिखिए एग्जाम्पल एमएन टॉक्सिसिटी। Predominant symptom of MN toxicity is appearance of brown spots on leaf surrounded by chlorotic veins, क्लोरोसिस से बना क्लोरोटिक, surrounded by chlorotic veins। तो यहां पर दिखाई पड़ेगा ब्राउन स्पॉट, ठीक है, और ब्राउन स्पॉट के चारों तरफ क्या दिखाई पड़ेगा, क्लोरोटिक वेन्स का मतलब येलो वेन्स। तो इसके आसपास की जो वेन्स होंगी वो कैसे होंगी, येलो कलर की, तो ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम होता है, एमएन टॉक्सिसिटी का, ठीक है। तो ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ठीक है। अब एमएन अगर ज्यादा होता है तो कुछ एलिमेंट्स के साथ में इंटरफियर करता है, ठीक है। किस किस एलिमेंट के साथ में इंटरफियर करेगा, तो ये यहां पर इंटरफियर करता है कैल्शियम के साथ, ये इंटरफेयर करता है आयरन के साथ, ये इंटरफेयर करता है Mg के साथ। तो इन एलिमेंट्स के साथ में कौन इंटरफेयर कर रहा है, Mn। तो अगर सॉइल में Mn ज्यादा है तो ये प्लांट को कैल्शियम का अपटेक नहीं करने देता है। कैल्शियम प्रेजेंट है लेकिन ये कैल्शियम का अपटेक नहीं करने देगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये आयरन के साथ इंटरफेयर करेगा। जिन एंजाइम्स को आयरन जाकर के एक्टिवेट करवाता है उन एंजाइम्स के साथ ये Mn जाकर के बाइंड करना चाहेगा, ठीक है। Mn के साथ Mg के साथ में इंटरफेयर करेगा। जिन एंजाइम्स को Mg जाकर के एक्टिवेट करवाता है उसके साथ ये खुद जाकर के बाइंड करना चाहेगा। तो इस तरीके से तीनों के साथ में इंटरफियर कर रहा है, और जब ये तीनों के साथ इंटरफियर करेगा ऐसे में प्लांट इन तीनों एलिमेंट को या तो ले नहीं पा रहा है या तो ये अपने फंक्शन नहीं शो कर पाएंगे। तो प्लांट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जबकि इनकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ये तो भर भर के सवाल में प्रेजेंट है, ठीक है। दरअसल माजरा क्या है कि यहां पर Mn जरूरत से ज्यादा प्रेजेंट है। तो दिस इज द केस ऑफ Mn टॉक्सिसिटी। तो इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं कि प्लांट में एक साथ तीन चीजों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, कैल्शियम का, आयरन का और Mg का। तो ये केस किसका है, तो आंसर क्या है, Mn टॉक्सिसिटी का केस, ये इनकी डेफिशिएंसी का केस नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखिए the excess amount of Mn interferes with uptake of calcium and it also interferes and tries to bind interferes and tries to bind with those enzymes which are activated by Fe and Mg, ठीक है। तो यहां पर आपको ये दिखाई पड़ता है कि ये जो
यहाँ पर Mn है, ये किसके साथ में इंटरफियर कर रहा है, ये कैल्शियम का अपटेक नहीं करने दे रहा है, जबकि कैल्शियम प्रेजेंट है सॉइल में, ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं होने देगा जो कि यहाँ पर आयरन से और Mg से एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि Mn जाकर के बाइंड करने लगेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंटरफियर करेगा। तो प्लांट पे दिखाई क्या पड़ेगा, प्लांट में इन तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, लिखिए आगे। प्लांट विल शो deficiency symptoms of Ca, Fe and Mg at the same time. But these elements are not deficient in soil. In fact, this is the case of Mn toxicity, जबकि किसका केस हो जाएगा, Mn टॉक्सिसिटी का केस है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मुन्नू ने जहर मिला दिया। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहर। ठीक है, मुन्नू ने जहर मिला दिया। किसमें जहर मिला दिया, कॉफी में और मैगी में। कॉफी और मैगी। ठीक है, कॉफी और मैगी। ठीक है, तो कॉफी भी पीने लायक नहीं है और मैगी भी खाने लायक नहीं। ये लिख लिया, हो गया। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई टॉक्सिसिटी के बारे में। ठीक है, अब यहां पर ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, हेडिंग डालिए, एब्जॉर्प्शन हेडिंग डालिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब मिनरल एलिमेंट्स किस तरीके से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, लीफ से आ रहा है या फिर रूट से आ रहा है, रूट से ही आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स कहां पर हैं, सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल से, रूट से मिनरल एलिमेंट्स का अपटेक होगा। अब जब मिनरल एलिमेंट्स का अपटेक होगा तो ये 2 स्टेप्स में है। ठीक है, इसमें लिखिए, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, इनिशियल और प्राइमरी स्टेप, इनिशियल और प्राइमरी स्टेप। तो इनिशियल और प्राइमरी स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले जो भी मिनरल एलिमेंट्स हैं उनकी एंट्री रूट्स के बाहरी सेल्स में होगी। और रूट में बाहरी सेल्स कौन से होते हैं, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद कौन सा सेल होगा, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स का सेल होगा। ऐसा ही कुछ आप पहले भी देख चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ठीक है, वहां भी ऐसा ही था। तो इस तरीके से जैसे वाटर की एंट्री अंदर की तरफ हो रही थी, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, कुछ वैसे ही है। तो यहां पर सबसे पहले बाहरी भागों में एंट्री होती है मिनरल्स की। ठीक है, और बाहरी भाग में सबसे पहले कौन सा सेल आएगा, एपिडर्मिस का सेल आएगा। तो एपिडर्मिस के सेल में पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा या पहले सेल वॉल को क्रॉस करेगा, तो सबसे पहले एंट्री तो सेल वॉल में होगी। मतलब पहला स्टेप जो है वो कैसा होने वाला है, एपोप्लास्टिक। तो या तो ये सेल वॉल में जाएगा या इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाएगा। तो शुरुआती दौर कैसा होने वाला है, एपोप्लास्टिक। और अगर ये एपोप्लास्टिक पाथ है तो ये पैसिव रहेगा कि एक्टिव रहेगा, कैसा रहेगा, तो ये पैसिव ही रहेगा, इसमें एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि अगर टैक्स वगैरह लेना है या फिर कोई एटीपी यहां पर लेता तो यहां पर कहीं पर टोल टैक्स होता, ठीक है, कहीं चेकिंग होती। अब इस जगह पर तो कोई चेकिंग नहीं करेगा, तो डेड पाथ है।
तो डेड पाथ में कोई चेकिंग नहीं है इस जगह पर, इसका मतलब कि सीधे आराम से यहां पर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस जगह पर यहां पर डायरेक्ट एंट्री हो जाती है इनिशियल स्टेज में। तो इनिशियल स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सीधे एपोप्लास्टिक एंट्री है, तो ये कंप्लीटली पैसिव होता है। इसमें लिखिए, द प्राइमरी स्टेज of entry of minerals in the outer parts of roots is completely apoplastic. Completely apoplastic, and it is completely passive. It is completely passive. ठीक है, तो जो इनिशियल या फिर प्राइमरी स्टेप है, इसमें या तो ये सेल वॉल में जाएगा या इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, एपोप्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरे तरीके से कैसा रहेगा, पैसिव रहेगा। ठीक है, फिर आता है स्टेप 2, सेकेंड स्टेप, जिसको आप कहते हैं मेटाबॉलिक या फिर सेकेंडरी। तो मेटाबॉलिक या सेकेंडरी स्टेप, अब मेटाबॉलिक या सेकेंडरी स्टेप में इसकी एंट्री कहां पर होगी, मिनरल एलिमेंट्स की अंदर के भागों में होगी। और जब अंदर के भागों में एंट्री होगी तो ये कैसा हो सकता है, तो ये यहां पर पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक और सेकेंडरी स्टेप में लिखिए, डायग्राम इसके बाद बना लेना, पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, मेटाबॉलिक और सेकेंडरी स्टेप बीच में अगर बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि अभी इसमें और भी चीजें आई। हाँ, मेटाबॉलिक एंड सेकेंडरी स्टेप। तो मेटाबॉलिक और सेकेंडरी स्टेप में क्या होने वाला है कि यहां पर जो एंट्री हो रही है वो कहां पर हो रही है, इनर पार्ट्स में हो रही है। ठीक है, द एंट्री ऑफ एलिमेंट्स इन द इनर पार्ट्स, मेटाबॉलिक के बाद कॉमन है, उसके बाद आप वैसे वैसे बाद में लिखेंगे। द एंट्री ऑफ एलिमेंट्स इन द इनर पार्ट्स of roots can be, अब लिखिए passive, through diffusion, and mass flow, through diffusion and mass flow, and when it is symplastic, it uses ion channel proteins. It uses ion channel proteins. ठीक है, फिर लिखिए बी एक्टिव। When the minerals move against the concentration gradient, inside the cell, they require energy
in the form of ATP, in the form of ATP, and the movement takes place through pump proteins. The movement takes place through pump proteins. ठीक है, तो ये मूवमेंट किसके थ्रू होता है? पंप प्रोटीन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो अगर पैसिव मूवमेंट आपको करवाना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो आयन चैनल प्रोटीन, अगर एक्टिव मूवमेंट करवाना है मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो पंप प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब यहां पर मैं एग्जाम्पशन ले रहा हूं, एग्जाम्पशन मतलब कि मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि मिनरल्स का कंसंट्रेशन सॉइल में और सेल के अंदर बदलता रहता है। भाई सेल के अंदर यूज होता रहेगा तो कंसंट्रेशन कम होता रहेगा, और सॉइल में भी कंसंट्रेशन घटता बढ़ता रहता है। अगर सप्लाई कर दिया बढ़ गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं रहता है, तो एजम्पशन लेकर के बात को समझ रहे। यहां पर हम मान लेते हैं कि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है। ठीक है, और सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और पोटेशियम आयन को अगर अंदर लेकर के जाना है तो इस पार्ट में तो ये आ चुका है। ठीक है, यहां पर पहला स्टेज था, मतलब इनिशियल स्टेज था, एपोप्लास्टिक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर जब जाना है, मतलब सिंप्लास्टिक मूवमेंट है, तो प्रोटीन की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे में ये फॉस्फोलिपिड के पार से नहीं जा पाएगा, मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस करना है तो प्रोटीन की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब ये प्रोटीन कौन सा है? ये कौन सा प्रोटीन है? दिस इज आयन चैनल। तो ये यहां पर कौन सा प्रोटीन है? आयन चैनल। और इसके थ्रू कैसा मूवमेंट हो जाएगा? पैसिव मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, दूसरा ऐसा ही एजम्पशन ले लेते हैं कि यहां पर Mg प्रेजेंट है और Mg2+, और इसका कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको सेल के अंदर लेकर के जाना है। ठीक है, तो लेकर के जाना है तो इनिशियल स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल वॉल के अंदर चला गया। लेकिन अब यहां पर सिंप्लास्टिक मूवमेंट करवाना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है, तो अब यहां पर किस प्रोटीन की जरूरत है? पंप प्रोटीन। तो ये किसके थ्रू एंटर करेगा? ये पंप प्रोटीन के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी और ये मूवमेंट कैसा हो जाएगा? एक्टिव मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ने की बात हो रही है, तो यहां पर एनर्जी भी लग जाएगी, एटीपी वगैरह लग जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इनिशियल या प्राइमरी स्टेप है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, पैसिव है, एपोप्लास्टिक है। दूसरा स्टेप यहां पर पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अंदर के भागों में हो सकता है ये सेल वॉल टू सेल वॉल ही जा रहा हो तो पैसिव चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये सिम प्लास्टिक जाना चाहेगा और पैसिव जाना चाहेगा तब प्रोटीन के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो प्रेजेंट ही है। भाई चार्ज तो है इसके ऊपर, तो चार्ज है तो प्रोटीन के रास्ते से जाना पड़ेगा। तब वो प्रोटीन कौन सा होगा? आयन चैनल। अगर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो आयन चैनल से क्रॉस करेगा, लेकिन अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, और तब किसका यूज किया जाएगा? तब यहां पर पंप प्रोटीन का यूज किया जाएगा। तो यहां पर आप चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं एटीपी वगैरह के बारे में, कि इसमें एटीपी का कंजम्पशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये मूवमेंट आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर है? प्रोटीन इसलिए लगा बेटा क्योंकि यहां पर बिना प्रोटीन के क्रॉस नहीं करवा सकते हैं, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है।
प्राइमरी स्टेप का मतलब इनिशियल है, शुरुआत, और स्टार्टिंग में जब मिनरल्स प्रेजेंट, ये सब कहां प्रेजेंट है? सॉइल में। तो सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल से जब जाएगा रूट्स के अंदर तो सबसे पहले तो सेल वॉल में एंटर करेगा, क्योंकि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो शुरुआती स्टेप जो है वो है इनिशियल स्टेप, प्राइमरी स्टेप, और उसमें ये एपोप्लास्टिक पाथ में जाता है। एपोप्लास्टिक पाथ का मतलब है डेड पाथ। डेड पाथ का मतलब या तो ये सेल वॉल को यूज करेगा या इंटरसेलुलर स्पेसेस को यूज करेगा। तो जब प्लांट सेल पढ़ रहा है उसमें सबसे पहले तो सेल वॉल ही पड़ेगी। तो सबसे पहला कदम जो है वो तो एपोप्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, और वो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि एपोप्लास्ट में से एनर्जी लेने वाला कोई नहीं है, आराम से एंटर कर जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, ठीक है। अब एक हेडिंग डालिए, वाई द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, why the movement of minerals cannot be heading है, why the movement of minerals cannot be completely passive। मिनरल्स का मूवमेंट पूरे तरीके से पैसिव क्यों नहीं हो सकता है? पहला कारण, नंबर 1, almost all the mineral elements are present in ionic form। Almost all the mineral elements are present in ionic form। Number 2, the concentration of most of the elements is less in soil in comparison to cytoplasm। In comparison to cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में सॉइल में कंसंट्रेशन अधिकतर मिनरल्स का कम है, मतलब कि ये वाली बात है। तो सॉइल में अगर कंसंट्रेशन कम है और आप सेल के अंदर लेकर के जा रहे हैं, और अधिकतर मामलों में ऐसा ही आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कारण है। पहला कारण क्या बताया गया? पहला कारण ये बताया गया कि इनके ऊपर, ऑलमोस्ट ऑल के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो ऑलमोस्ट क्यों कहा? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन को आप छोड़ दीजिए, उनके अलावा, हाँ, उनके अलावा आप देखेंगे तो चार्ज प्रेजेंट है। तो जब चार्ज की बात है तो एपोप्लास्ट में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सिम्प्लास्ट आप ले जाएंगे तो आपको प्रोटीन के रास्ते से क्रॉस करना पड़ेगा, और जब प्रोटीन के रास्ते से क्रॉस करना पड़ेगा तो फिर वहां पर, यहां पर एनर्जी लगानी भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रोटीन तो चेक करेगा कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर दूसरे पार्ट से कहीं और से जा रहे होते तो कोई चेक करने वाला नहीं था, लेकिन जब आप प्रोटीन से क्रॉस करोगे तो चेक करेगा कंसंट्रेशन, और ऐसे में एनर्जी यूज हो जाएगी। और अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि बाहर कंसंट्रेशन कम होता है, अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए एनर्जी लग जाती है और ये मूवमेंट कंप्लीटली पैसिव नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आप बाहर से किसी भी तरीके से आ रहे हो, एक ना एक पॉइंट यहां पर आने वाला है जहां पर एक ही रास्ता बचेगा, और वो पॉइंट आप जानते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस। तो इसके अंदर ये एपिडर्मिस का सेल है, कॉर्टेक्स का सेल है, फिर क्या आ जाएगा? एंडोडर्मिस। और जब एंडोडर्मिस में आप पहुंचेंगे वहां तो एक रास्ता बंद कर दिया गया पूरे तरीके से, क्योंकि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो वहां तो एक ही रास्ता बचा, और वो रास्ता है सिम्प्लास्ट। तो उस जगह पर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उस एंडोडर्मिस के सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स कंट्रोल पॉइंट्स या चेक पॉइंट के तौर पे काम करते हैं। वहां से अगर ये मिनरल्स गुजरेंगे तो वो बहुत कायदे से चेक करेगा इनको, और वहां से एक ही दिशा में मूवमेंट होगा, पलट करके नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। द मूवमेंट
through endodermis is only symplastic because Casparian strips are present. The membrane proteins of endodermal cell functions as control points or checkpoints. Function as control points or checkpoints. कंट्रोल पॉइंट्स और चेक पॉइंट्स, तो ये कंट्रोल पॉइंट या चेक पॉइंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है. एंड द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स ओवर हेयर इज ओनली इन वन डायरेक्शन, इज ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब कहां से कहां, बाहर से अंदर, ठीक है. तो ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी एंडोडर्मिस वाले रीजन में, ठीक है. ये बना लिया आपने. तो ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन की, किस तरीके से अपटेक एब्जॉर्प्शन किया जाता है. अब अपटेक एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, हेडिंग डालिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट. ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट. ठीक है, चलिए. तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स इन प्लांट चल रहा है, ठीक है. मतलब कि आप यहां पर प्लांट्स में मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन करवाएंगे. और ये कैसे चलेगा, ये वाटर के साथ जाएगा या फूड के साथ जाएगा, वाटर के साथ जाएगा, पहले भी बात हो चुकी है. तो जिस तरीके से वाटर जा रहा था उसी तरीके से जाएगा. और वाटर कहां से जा रहा था, जाइलम से. तो ये भी कैसे जाएगा, जाइलम से. तो आपने देख ही लिया, कैपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल का एक सेल पड़ेगा और फिर ये कहां चला जाएगा, जाइलम में. तो शुरुआत से इसका मूवमेंट कैसा भी रहा हो, शुरुआत से ये पैसिव आ रहा हो या एक्टिव आ रहा हो या दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा हो, लेकिन अब ये किस में जाने वाला है, जाइलम में जाने वाला है. तो इसमें लिखिए, until now the movement of minerals might be passive or active, or combination of both, or combination of both. But now they enter into xylem. और xylem में कौन सा पुल लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल. एंड थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल, and through transpiration pull they reach to the sink. They reach to the sink present in all plant parts.
such as apex, comma young leaves, comma lateral meristem, comma flowers, fruits, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये यहां पहुंच गया जाइलम में, और जाइलम के थ्रू ये कहां तक पहुंचेगा, ये बाकी जहां जहां पर सिंक होगा वहां पर ये पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से जाइलम वगैरह प्रेजेंट है। और ये जाइलम कहां पर प्रेजेंट है, ये जाइलम प्रेजेंट है स्टेम में। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। नाउ दिस इज स्टेम, ये है स्टेम, ये है जाइलम। जाइलम जिसके अंदर वाटर जा रहा है, ठीक है। और वाटर के साथ क्या चला गया, मिनरल्स चले गए थ्रू द मास फ्लो। तो मास फ्लो जैसे नदी के बहते हुए पानी में आप कुछ भी डाल देते हैं वो उसी स्पीड से चला जाता है, वैसे ये मिनरल्स भी जाइलम के थ्रू जा रहे हैं। अब जाइलम कहां तक जाता है, लीफ के अंदर जाता है। लीफ के अंदर जो मिडरिब है, वेन्स है, वहां पर जाएगा। और वेन्स के ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है, फाइन वेन्स निकलेंगे। और फाइन वेन की जो एंडिंग होगी वहां पर ये डिफ्यूज कर जाएगा बाहर। और ये डिफ्यूज करके कहां पर आ जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये कौन से सेल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां पर ये डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जाइलम में आया, जाइलम से कहां तक पहुंच जाएगा, फाइन वेन एंडिंग्स तक पहुंच जाएगा। और जो फाइन वेन की एंडिंग्स हैं वहां से निकल करके डिफ्यूज कर जाएगा। और किस एरिया में डिफ्यूज कर रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इस तरीके से ये डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। ठीक है,
जाइलम के अंदर का मूवमेंट पैसिव रहेगा कि एक्टिव रहेगा? कंप्लीटली पैसिव रहेगा, क्योंकि वहां कौन काम कर रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाइलम के अंदर का जो मूवमेंट है वो पैसिव है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल जो खींच रहा है उसमें वाटर जा रहा है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वाटर के साथ ही क्या चला जाएगा? मिनरल्स चले जाएंगे, क्योंकि वाटर के साथ ही मिनरल्स आ रहे हैं, वाटर के साथ में ही चले जाएंगे। टॉक्सिसिटी में हाँ ड्राई वेट कम हो जाता है। तो ड्राई वेट यहां पर कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं। ठीक है, जब प्रोसेसेस इनहिबिट हो जाएंगी तो फिर वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो एक तरीके से मान लीजिए कि डिजीज है। ठीक है, या फिर आप कहते हैं कि पूरा प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, तो प्लांट की भी प्रोडक्टिविटी लूज तो हो ही जाएगी, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके पार्ट्स वेल डेवलप नहीं हो पाएंगे, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए वो एग्जिबिट हो जाएगा, तो नए सेल्स बन नहीं रहे हैं, और पुराने सेल्स की अपनी लाइफ कंप्लीट होने के बाद उनकी डेथ होने लगेगी। तो इस तरीके से ड्राई मैटर में आपको कमी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, चलिए बना लिया। एक पेड़ बनाना है, पूरा जंगल नहीं बनाना है, वो भी एक पेड़ का एक पत्ती बना दी है। बन गया भाई। अब इसमें एक लाइन लिखिए, यहां पर जो मिनरल्स हैं वो कहां से बाहर निकल रहे हैं? फाइन वेन एंडिंग से। ठीक है, इस बात को ले लीजिए। द मिनरल्स डिफ्यूज आउट डिफ्यूज आउट into intercellular spaces into intercellular spaces through fine vein endings। ठीक है, तो फाइन वेन एंडिंग से ये मिनरल्स बाहर डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जब सेल को जरूरत होगी तो वो इसको अपटेक कर लेगा, ले लेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन यहां पर हो गया। अब जब ट्रांसपोर्टेशन ये हो रहा है, जाइलम को अगर आप देखेंगे तो जाइलम में ये मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलते हैं, और इस जाइलम के अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलता है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो नाइट्रोजन यहां पर मिल रहा है, ये ज्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा? तो ये ज्यादातर ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में। जाइलम सैप xylem sap contains nitrogen
in less amount in inorganic form and more amount in organic form, that is amino acids and amides. Amides, amino acids और amides, ठीक है, amides, AMIDES, amides. Similarly, phosphorus and sulfur is also present in less amount in organic form and more amount in inorganic form. ठीक है, तो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ज्यादा दिखाई पड़ता है, मतलब अमाइनो एसिड्स और अमाइड्स, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉर्म मतलब कि नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स के फॉर्म में कम दिखाई पड़ता है। इसी का ठीक उल्टा आपको दिखाई पड़ेगा सल्फर और फास्फोरस के केस में, तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ज्यादा दिखाई पड़ेगा, मतलब सल्फेट्स और फॉस्फेट्स के फॉर्म में, और ऑर्गेनिक फॉर्म में वो कम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको सैप में दिखाई पड़ते हैं। एक जगह क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि फ्लोएम का सैप कैसा होता है, तो वो एक याद करने की बात है कि फ्लोएम के सैप में क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एल्कलाइन, ठीक है, तो एल्कलाइन होता है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में था। चलिए, तो यहां पर ये बात हो गई। जाइलम लगभग न्यूट्रल होता है, वाटर वगैरह प्रेजेंट है इसमें, तो ये न्यूट्रल रहता है। बना लीजिए इसको, आपने बना लीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये तो बात हो गई यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, ये जो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हैं कहां पर प्रेजेंट हैं? मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, और कहां से आ रहे हैं? सॉइल से ही आ रहे हैं, ठीक है, रूट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, सॉइल एज ए रिजर्वायर, सॉइल एज ए रिजर्वायर। तो ये सॉइल रिजर्वायर के तौर पे काम कर रहा है। सॉइल कहां से आई? पहले सॉइल थी यहां पर? नहीं, पहले क्या था? रॉक। तो इसी रॉक से ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, और किस तरीके से हुआ? वेदरिंग से, ठीक है, वेदरिंग। आप देखते हैं कि बाहर कड़क धूप है, ठीक है, धूप किस पे पड़ रही है? चट्टानों पे पड़ रही है, बारिश हो गई, तो इस तरीके से गर्मी सर्दी ये सब झेल रहे हैं और चट्टानें टूटती रहती हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप कांच के साथ कर सकते हैं, ग्लास के साथ। एक ग्लास को आप गर्म कर दीजिए और फिर ठंडा पानी डाल दीजिए, टूट जाएगा, ठीक है। वैसे ही रॉक हैं, गर्म हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, तो चिटकते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और टूट टूट करके छोटे पार्टिकल्स और सॉइल में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो इस हेडिंग में लिखिए, सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय weathering of rocks, weathering of rocks, ठीक है। तो इन रॉक्स के टूटने से ही सॉइल बनी है, और तभी सॉइल के अंदर सारे के सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये सॉइल रिजर्वायर के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। सॉइल किस किस चीज का सोर्स है? ठीक है, लिखिए, सॉइल इज द सोर्स ऑफ, सॉइल इज द सोर्स ऑफ नंबर 1 वाटर। प्लांट को वाटर कहां से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। नंबर 2 मिनरल्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, minerals and nitrogen fixing bacteria. Number 3 air for roots, air for roots. रूट्स को एयर कहां से मिल रही है? सॉइल से ही मिल रही है, रूट्स ऊपर थोड़ी ना आते, रूट्स अंदर ही, तो रूट्स को एयर मिल रही है सॉइल से। नंबर 4 यहां पर आप देखते हैं
कि मिनरल्स की साइक्लिंग वगैरह भी हो रही है और सॉइल ने प्लांट को पकड़ करके रखा हुआ है। ये प्लांट यहाँ पर ये ट्री लगा हुआ है, अगर अंदर रूट्स नहीं जाएंगे, ठीक है, अगर ये रूट्स अंदर नहीं जाएंगे सॉइल में, अगर ये नहीं होते, हवा चलती तो ये पेड़ गिर जाता कि नहीं। तो इस पेड़ को स्टेबिलिटी कैसे मिली, क्योंकि इसने सॉइल को पकड़ रखा है। तो सॉइल इसको एक आधार दे रहा है, एक आधार मतलब एक मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, एक बेस दे रहा है, एक मैट्रिक्स दे रहा है जो कि इस प्लांट को स्टेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, नंबर 4 भी लिखिए, सॉइल प्रोवाइड्स मैट्रिक्स for stability of plant, stability of plant। ठीक है, अब जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं, क्या आप मिनरल्स को बना सकते हैं? आपसे कहते हैं आयरन बना दो, आपसे कहते हैं मैग्नीशियम बना दो, कैल्शियम बना दो, बना सकते हैं क्या? आपसे कहते हैं आयरन को डिस्ट्रॉय कर दो, कैल्शियम को डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं कि पीट पीट के आपने इसको चपटा कर दिया, आप क्रशर ले गए, कार को आपने ऐसे लो डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं। डिस्ट्रॉय करने का मतलब खत्म कर देना, फिनिश। ठीक है, ना तो मिनरल्स को आप बना सकते हैं, ना ही इनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये मिनरल्स यहीं पर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, मिनरल्स की साइकिलिंग होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं और एक दिन ये मिनरल्स कहां चले जाएंगे? सॉइल में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो मिनरल्स हैं वो साइकिल होते रहते हैं। ठीक है, और मिनरल्स कैसे कैसे यहां पर होते हैं? जब बायोमास या डिट्राइटस, डिट्राइटस का मतलब कि जो डेड रिमेन्स होते हैं, वो डेड रिमेन्स जब डीके करते हैं तो मिनरल्स वापस लौट करके कहां पर आ जाते हैं? सॉइल में। और ये काम कहां पर चलता है? सॉइल में ही चलता है। ठीक है, तो लिखिए नंबर 5, डीकेइंग ऑफ detritus, decaying of detritus and mineral cycling takes place in soil। ठीक है, तो ये सभी काम कहां पर चल रहे हैं? सॉइल में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डेट्राइटिस वगैरह जो होता है, डिकेइंग मैटर, डेड रिमेन्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर, जैसे पत्तियां वगैरह गिर गई सॉइल में, तो ये सब क्या है? डेट्राइटिस है, डेड रिमेन्स है, और ये फिर वहां पर सड़ेगा। ठीक है, डीके होगा, डीके होने पर जो भी मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो वापस कहां लौट जाएंगे? सॉइल में लौट जाएंगे। तो ये सब मिनरल साइकिलिंग भी कहां चल रही है? सॉइल में चल रही है। तो ये बात पूरी हो गई, कंप्लीट। अब यहाँ पर मिनरल्स एब्जॉर्ब भी हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, जहां पहुंचना था वहां भी पहुंच गया है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले मिनरल के बारे में बात करेंगे, और वो है नाइट्रोजन। तो हेडिंग डालिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हेडिंग डाल लीजिए बस, फिर अगले क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए। क्लियर है? डेट्राइटिस डेड रिमेन्स होते हैं बेटा, डेट्राइटिस क्या होता है? डेड रिमेन्स। ठीक है, चलिए, ओके।